बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और सब्जेक्ट है मैथ। जैसे कि मैथ का फाइनल टर्म यानी कि बोर्ड के गेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे थे हम, तो इस वीडियो में इसके सब्जेक्टिव पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन जो से वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो बड़ी डिटेल से मैंने समझाए थे कि किस तरह वो पूछ सकते हैं। वीडियो अपलोड कर दी हुई थी। और इसी तरह शार्ट क्वेश्चन, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, ये दोनों वीडियो इसी चैनल पे अपलोड हैं, तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। नहीं तो मैं इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ये सारा ऑब्जेक्टिव है 40 मार्क्स की, 1 से लेकर 40 तक इसकी ऑब्जेक्टिव होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शार्ट क्वेश्चन का था 30 मार्क्स के 15 होंगे, जिनमें से आपने 10 करने होंगे। तो इन दोनों की वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं कि टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये लिखे हुए हैं अटेम्प्ट एनी 3, इन 5 में से आपने कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं और ए बी पार्ट इनका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो उनका कॉन्सेप्ट है ये देखें। इफ वन बैग ऑफ लोड वेट 5 × 1/2 kg, कि अगर एक आटे के थैले का वजन 5 × 1/2 किलोग्राम है, तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में मैं यही लिख लेता हूँ कि वन बैग 5 × 1/2 किलोग्राम। इस मिक्स्ड नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। वो कैसे करते हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 टाइम 10, जो भी नोमिनेटर में हो उसको ऐड कर देते हैं, जो आ जाएगा 11/2 वैसे ही किलोग्राम। इस नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड द वेट ऑफ 10 सच बैग्स, के इस तरह के 10 बैग का वजन क्या होगा वो मैंने फाइंड करना है। क्या मैंने फाइंड करना है, वेट ऑफ 10 बैग के 10 थैलों की कीमत ये मैंने फाइंड करनी है। तो ये देखें, मिसाल के तौर पर बेटा आप एग्जाम्पल समझिएगा। अगर आपके पास एक कैंडी है और वो 3 रुपए की है, आपने 5 कैंडीज लानी है, तो कितने पैसे बनेंगे, 15 रुपये। वो कैसे, आपने इनकी तादाद को जितने की एक है इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा कि मैंने कितने बैग का वज़न मालूम करना है, 10 बैग का। और एक बैग का कितना वज़न है, ये है 11/2 किलोग्राम। ये मैं लिख दिया है। अब 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, तो ये देखिए 5 × 11 ये आ जाएगा 55, और ये किलोग्राम वैसे ही सिंपल इसका आंसर है। अब इसी तरह का कॉन्सेप्ट, अब ये देखिए कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये स्टेटमेंट है अ कार ट्रैवल 12 × 3/4 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर का फासला तय करती है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल, और उर्दू मीडियम में लिखना है 1 लीटर पेट्रोल वो कितना है, 12 × 3/4 किलोमीटर, के कार 1 लीटर में उसने इतना सफ़र किया है। नेक्स्ट है हाउ फार विल इट गो इन 5 लीटर, के 5 लीटर पेट्रोल में वो कितना फासला तय करेगी। क्या फाइंड करना है मैंने, कि 5 लीटर पेट्रोल, इसमें वो कार कितना फासला तय करेगी वो मैंने फाइंड करना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट वही है कि मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले इसको मैं मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे करते हैं, 4 × 12 वो आ जाएगा 48, प्लस 3 वो आ जाएगा 51/4, ये किलोमीटर वैसे ही। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 51/4 और किलोमीटर वैसे ही। अब देखें 5 × 51 वो आ जाएगा मेरे पास 255/4, और ये किलोमीटर वैसे ही। ये है इसका आंसर। लेकिन इसको अगेन मिक्सड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे, कि नोमिनेटर को अंदर रखते हैं 255, और जो डिनोमिनेटर में है 4 इसको बाहर रख लेंगे। अब ये 55 है, मैं सही कर देता हूँ 255। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 25 है या 25 से लेस, तो 4 6 टाइम वो आ जाएगा 24, 25 - 24 वो आ जाएगा 1, और ये 5 वैसे ही। अब 4 3 टाइम वो आ जाएगा 12, 15 - 12 वो आ जाएगा 3। अब बेटा आगे भी मैंने समझाया था कि ये होता है क्वोशंट, जो बाकी बचता है ये होता है रिमाइंडर, और जिसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइज़र। तो इसको लिखने का फार्मूला होता है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। क्वोशंट क्या है 63, और रिमाइंडर 3 वो वैसे लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय डिवाइज़र जो कि है 4। तो इस तरह लिख लें 7 किलोमीटर, यह है इसका आंसर। अब इस तरह का देखें, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि अ वायर इज़ 2 × 1/3 मीटर्स लॉन्ग, कि एक तार इतनी लंबी है, कि लेंथ है, कि लेंथ ऑफ वायर
वो कितनी है, 2 × 1/3 मीटर लेंथ, यहाँ टी भी आएगा। अब व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 12 सच वायर, कि अगर ऐसी 12 तारे हो तो इनकी लंबाई कितनी होगी। तो मैंने क्या फाइंड करना है, 12 वायर यहाँ मैं लिखूंगा और 12 वायर की लेंथ, तो ये देखिए मैंने वैसे लिख लिया है। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दें मैंने इसके साथ, पहले इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 2 × 6 + 1 ये आ जाएगा 7/3 और मीटर वैसे ही। तो ये देखें, इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा 7/3 से और 7 मीटर। 3 1 × 3 3 4 × 12, ये बाकी रह जाएगा 4 × 7। जब इनको मल्टीप्लाई करें वो आता है 28 और ये मीटर जो चल रहा था वैसे ही इसका आंसर। अब इस तरह अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि इफ़ बोतल होल्ड्स, के एक बोतल इतने लीटर पानी को, सॉरी एक बोतल है उसमें इतना जूस आता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 8 बोतल, के अगर इस तरह की 8 बोतलें हों तो फिर उसमें कितना जूस आएगा। तो सिंपल बेटा, आपने जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है ना, मिक्स्ड को सिंपल में कन्वर्ट किया है, आपने भी इस मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है। जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मकसद ये था कि इस तरह की अगर स्टेटमेंट चेंज हो, कॉन्सेप्ट वही है, आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब इस तरह इसका बी पार्ट हो सकता है कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेशन एरर, कि अप्रोक्सीमेशन एरर आपने कैलकुलेट करना है। ये है 8.12 डिवाइडेड बाय 3.96। क्योंकि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर स्पेस कम हो तो आपने सेंटर में लाइन लगा लेनी है, इस तरफ और इस तरफ सॉल्व कर लेना है। अब सोल्यूशन में मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 8.12 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 8 के, और 3.96 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4 के। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर यहाँ 5 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए फिर उसको अगले डिजिट से ले जाते हैं, और अगर डेसिमल के बाद यहाँ 5 से कम वैल्यू हो फिर पिछला डिजिट लिख लेते हैं। अब ये देखिए, डेसिमल के बाद 9 था तो मैंने इसको बढ़ा दिया है, डेसिमल के बाद 1 था तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये डिवाइड हो रही हैं तो ये देखें 8/4 वो किसके इक्वल है, 2। अब ये 2 मेरे पास क्या आई है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, यहाँ मैं लिख लूँगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वो किसकी इक्वल आई है, 2 के। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये है 8.12 डिवाइडेड बाय 3.96। जब इनको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू की जगह मैं लिख लेता हूँ EV, वो मेरे पास आएगा जब इनको डिवाइड करेंगे 2.0505। अब अप्रोक्सीमेशन एरर इसका फार्मूला होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ये जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है AP। आपने पूरा लिखना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि AE का मतलब है अप्रोक्सीमेशन एरर, AEV का मतलब है एग्जैक्ट एरर और AP का मतलब है अप्रोक्सीमेशन एरर। अब इनकी वैल्यू तो ये देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू की जगह ये आ जाएगी 2.0505 माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, यहाँ मैंने P लिख दिया है, A भी आना था कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो कि है 2 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे ही। अब ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू 2.0505 माइनस 2 आ जाएगा 0.0505। अब एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, अगर पॉजिटिव हो तो वैसे ही आ जाती है 0.0505। ये मेरे पास आ गया है अप्रोक्सीमेशन एरर, ये फाइंड करना था। अब इस तरह का मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, ये भी डिवाइड था, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर कैसे करना है। अब मल्टीप्लाई में देखें, ये मैं पहले जूम कर लेता हूँ, 12.45 ये 4 है, 5 से छोटा है तो पिछला डिजिट मैं वैसे लिख लेता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 12 के। और 2.82 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, देखिए डेसिमल के बाद 8 है, 5 से भरा है तो इसको भी मैं बढ़ा दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3। 12 आ गया 3, मैंने क्या फाइंड करनी है पहले, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ये क्या है 12। अब देखें मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहले डिवाइड था देखें मैंने डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं वैसे लिखूँगा 12 × 3, वो मेरे पास आ जाएगा 36। अब मैं फाइंड करूँगा एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू ये है 12.45 मल्टीप्लाई 2.82, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 35.109। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेशन एरर। क्या फार्मूला था बेटा, यही था कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं वैल्यूज लिखूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है 35.109 माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ये है 36। जब इनको नेगेटिव करूँगा
ये आ जाएगा -0.891। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये आ जाएगा 0.891, ये इसका आंसर। अब इस तरह मैंने देखिए डिवाइड वाला भी करवा दिया है, मल्टीप्लाई वाला भी, अगर वैल्यू चेंज हो आप कर सकते हैं। अब मैं आपका प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ये देखें, पहले 9.88 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 8 है तो पिछला डिजिट बढ़ जाएगा, 9 की जगह पे आ जाएगा 10, और ये है 5.12 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 5 के, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है। अब मैं पहले फाइंड करूंगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो कि है 9.88, इसकी जगह पे 10 प्लस है तो ये प्लस का साइन है, पहले मैं मल्टीप्लाई लिखने लगा था, प्लस 5.12 इसकी जगह पे आ जाएगा 5, 10 + 5 ये आ जाएगा 15। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैं फाइंड करूंगा एग्जैक्ट वैल्यू, वो क्या है, ये 9.88 प्लस 5.12, जब इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 15। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेशन एरर, वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास क्या आई है 15, माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वो भी है 15, तो 15 - 15 0, तो इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन एरर नहीं है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह के क्वेश्चन होंगे उनका कॉन्सेप्ट, तो ये देखिए इसमें होंगे सेट्स वाले कॉन्सेप्ट, यानी कि वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ के ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जो कि है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले मेरे पास ए यूनियन बी होना चाहिए, तो पहले मैं ए यूनियन बी ये फाइंड करूँगा। अब देखिए ए वाले सेट्स के एलिमेंट है 1, सॉरी 3, 5, 7, सो ऑन चल रहे हैं 19 तक। फिर यूनियन बी क्या है मेरे पास 2, 4, 6, सो ऑन चल रहे हैं 20 तक। इनका जब मैं यूनियन लूँगा तो 1, इसके बाद 2 इसमें है, यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, इसके बाद ये 3 है वो आ जाएगा, ये 4 है ये आ जाएगा, ये 5, इससे नेक्स्ट ये 6, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं 19, 20, तो मैंने लिख लिया है 20 तक। ए यूनियन बी आ गया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है इसको नेगेटिव कर दिया जाता है ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है 1, 2, 3, 4, सो वन चल रहा है 20 तक, माइनस ए यूनियन बी अभी फाइंड किया है, तो ये मैं लिख लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो वन 20 तक। अब नेगेटिव करूँगा तो ये देखें 1 - 1 कट जाएगा, 2 - 2 ये भी कट गया, 3 - 3 ये भी कट गया, 4 - 4, इसी तरह 20 तक सारे कट जाएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड कर ली है। अब बेटा ये भी समझिएगा कि ए का कंप्लीमेंट, इसको कंप्लीमेंट का साइन ऐसे भी हो सकता है, और सम टाइम वो ए के ऊपर सी लगा देता है, सी का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, इस डैश का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, आपने परेशान नहीं होना। अब इसकी राइट हैंड साइड जो कि है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसकी राइट हैंड साइड जो कि है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर इनका इंटरसेक्शन लूँगा। तो ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है वो नेगेटिव कर दिया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है 1, 2, 3 से लेकर 20 तक, 1, 2, 3, सो वन चल रहे हैं 20 तक। माइनस ए क्या है, ये है 1, 3, 5, 7, 19 तक, तो इसको मैं लिख लूँगा 1, 3, 5, 7, सो वन 19 तक, ब्रैकेट क्लोज। अब इनको नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 1 - 1 कट जाएगा, 2 माइनस इसमें 2 नहीं है वो लिख दूंगा, 3 - 3 ये भी कट जाएगा, 3 से नेक्स्ट आएगा 4, 4 माइनस इसमें 4 नहीं है तो वो आ जाएगा, फिर 5 - 5 वो भी कट जाएगा, 5 से नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है तो मैं 6 लिख लूँगा। इसी तरह 100 वहाँ चले जाएंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन नंबर आ रहे हैं कहाँ तक है 20 तक, तो वो मैंने 20 लिख लिए हैं। अब मैं फाइंड करूँगा बी कंप्लीमेंट, वो क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, अभी आगे भी लिखा है 1, 2, 3, सो ऑन 20 तक,
माइनस बी क्या है, ये है बी वाले 2 4 6 सो ऑन 20 तक। तो ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 4 6 सो ऑन 20। अब ये देखिए जब नेगेटिव करूँगा 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 दोनों में है, कट जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 3। फिर 1 2 3 नेक्स्ट आएगा 4, दोनों में है, कट जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 5, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 5 सो ऑन। तो ये देखिए 1 3 5 सो ऑन, कहाँ तक कौन से है ये नंबर, ये 8 नंबर है, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। अब ये देखिए 20 तो कट जाएगा, फिर 20 से पीछे क्या होगा 19, और 19 8 नंबर है, तो फिर ये आएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ ले क्या है कि 20 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 से पीछे 19 है, लेकिन ये 2 का टेबल है और 2 के टेबल में 18 के बाद 20 आता है। तो 19 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 19 तक ये ऑड नंबर वाले एलिमेंट आ गए हैं बी कम्प्लीमेंट। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या आया है, ये है, तो मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 सो ऑन 20 तक। फिर इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये है 1 3 5 सो ऑन 19 तक। इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो ये देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ये सारे इवन नंबर हैं और ये सारे ऑड नंबर है, इनमें कोई एलिमेंट सेम नहीं होता, तो ये खाली आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड सेट आंसर आया है एम्प्टी, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आया है एम्प्टी सेट। जिसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ करना था। अब बेटा देखिए कॉन्सेप्ट यही है। अब क्या चेंज हो सकता है, वो ए बी और यू की वैल्यूज़ अगर चेंज कर दे तो आपने परेशान नहीं होना, इस तरह ही आपने सॉल्व कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट देखें वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर पेपर में वो ये ना भी दे सिंपल, वो कह देना वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आपको याद रखना पड़ना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या। अब देखें ए दिया हुआ है सेट, बी दिया हुआ है और सी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन अगर वो वैल्यूज़ ए बी सी की चेंज दे दे तो कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट समझिए आप कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, वो है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है, ये है 2 4 6 सो ऑन 20 तक। इंटरसेक्शन सी क्या है, ये है 1 2 3 सो ऑन 20 तक, 1 2 3 सो ऑन चल रहे हैं 20 तक। अब इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम हो, तो ये देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 आ जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक ये काउंटिंग है, 4 आ जाएगा। फिर 6 दोनों में है। फिर इससे नेक्स्ट है 8। इसी तरह सो ऑन चले जाएंगे 20 तक, क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल है और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, तो 2 का टेबल दोनों में है, तो वो मैंने लिख दिया है। अब ब्रैकेट तो सॉल्व कर ली, अब ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है मेरे पास, ये है एलिमेंट्स इसके 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक यूनियन। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, जिसका आंसर ये आया है, वो मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 सो ऑन 20 तक। जब इनका यूनियन लूँगा तो ये सेट्स का दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, इसके बाद ये है 2, ये है 3 4 5 6 7, इसी तरह सो ऑन चले जा रहे हैं 1 2 3 4 कहाँ तक 19 20, मैंने लिख दिया है 20। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ मैं लिखूँगा मेरे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। तो पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, फिर ये ब्रैकेट, फिर इनका इंटरसेक्शन। तो ये देखिए ए यूनियन बी, ए सेट्स के एलिमेंट्स ये हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक। फिर यूनियन बी, ये है बी 2 का टेबल, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 4 6 8 कहाँ तक 20 तक। अब इनका यूनियन जब लूँगा तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ूंगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह सो ऑन चल रहे हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन कहाँ तक 19 20, तो मैंने लिख दिया है 20। अब ये दूसरी ब्रैकेट जो कि है ए यूनियन सी। अब ए क्या है, यही अगेन लिख दूंगा 1 3 5
7 सो ऑन 19 तक। यूनियन सी क्या है, तो ये देखें 1 2 से लेकर 20 तक, 1 2 3 सो ऑन 20। अब इनका यूनियन तो ये देखें 1 3 5, लेकिन सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है 20 तक, तो 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। ये मैंने ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले सेट्स के एलिमेंट्स जो कि पहले ये फाइंड किए हुए हैं वो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 सो वन 20 तक। फिर इंटरसेक्शन ये सेट्स के एलिमेंट 1 2 3 4 सो वन 20 तक। तो ये देखिए इंटरसेक्शन होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो दोनों सेम है ये 1 2 3 4 सो वन कहाँ तक, 20 तक। तो ये देखिए राइट हैंड साइड का ये आंसर आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए वेरीफाई डिफरेंसेस ऑफ सेट ए, कि डिफरेंसेस फाइंड करना है कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल बी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए बराबर नहीं है ए माइनस बी के। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि क्या है ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल बी माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट यह लिख दूंगा कि पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ ए माइनस बी। ए क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक, माइनस बी के एलिमेंट तो ये आ जाएंगे 2 4 6 सो ऑन 20 तक। अब इनको नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये मैं सारी लिखता जाऊँगा 1 3 5 7 इसमें है लेकिन इसमें में नहीं है, वो मैं लिख दूंगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 भी नहीं है तो 2 भी मैं लिखूं, तो बेटा जब नेगेटिव करते हैं तो फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स को प्रेफर किया जाता है। वो वाला अलजबरा वाला नहीं है कि 1 माइनस 2 वो -1 आ जाएगा, 3 माइनस 4 वो -1, वो ये नहीं है। जब सेट्स के एलिमेंट्स को नेगेटिव करते हैं तो फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स को देखते हैं, अगर ये एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट में है तो वो नेगेटिव कर दिए जाते हैं, अगर नहीं है तो वो लिख दिए जाते हैं। अब इसी तरह ये सो ऑन चली जा रहा है, क्योंकि ये तीनों चारों एलिमेंट आए हैं, इसका मतलब है बाकी एलिमेंट्स भी आ जाएंगे क्योंकि वो भी इनमें नहीं होंगे। ये आ जाएगा 19, और वैसे भी देखा जाए ये इवन नंबर हैं और ये ऑड नंबर हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला सेट मैंने वैसे लिख दिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, बी माइनस ए, तो यहाँ मैं लिखूँगा बी माइनस ए। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है 2 4 6 सो ऑन 20 तक, माइनस ए के एलिमेंट्स ये है 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक। अब इनको नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 2 माइनस इसमें 2 नहीं है तो ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस इसमें 4 भी नहीं है तो फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे, इस तरह 6 इसमें है इसमें नहीं है वो भी आ जाएगा, सो वन 20 तक। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ए माइनस बी का ये आंसर आया है और बी माइनस ए का ये आंसर आया है, सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए माइनस बी इक्वल नहीं है बी माइनस 8 के, यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ये देखें। इसमें प्रॉफिट या लॉस वाले क्वेश्चन हो गए, और प्रॉफिट और लास्ट वाला ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से आपको समझाया था इसके शॉर्ट क्वेश्चन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने देख ली है तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये देखें MP यानी कि मार्क्ड प्राइस, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मार्क प्राइस इक्वल है 8000। डिस्काउंट कितनी है छूट मेरे पास, डिस्काउंट को मैं लिख लेता हूँ, उर्दू में कहा जाता है छूट 20%, वो मैं लिख लेता हूँ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, कि कितने का वो सेल हुआ उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने फाइंड करनी है। तो ये देखिए बेटा डिस्काउंट कितनी है मेरे पास 20%। अब पहले मैं डिस्काउंट फाइंड करूंगा, फिर उसको मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू मार्क प्राइस से नेगेटिव करूंगा तो मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगी। अब डिस्काउंट है 20%, परसेंटेज के जब साइन खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए ये 2 से कट देंगे, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 80। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास देखें डिस्काउंट कितनी आ गई है, 2 मल्टीप्लाई 8
16 और ये दोनों ज़ीरो, वैसे ही इतनी डिस्काउंट हुई है। मैंने क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो वैल्यू में लिख दूंगा मार्क प्राइस कितनी है, ये है मेरे पास 8000 माइनस डिस्काउंट कितनी हुई है 1600। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6400, ये है इसका आंसर। अब इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मेरे पास मार्केट प्राइस दी हुई है 1500, डिस्काउंट कितनी है मेरे पास 10%। मैंने क्या फाइंड करनी है, इसकी सेलिंग प्राइस कितने का वो सेल हुआ वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिस्काउंट में परसेंटेज का साइन ख़त्म करूँगा, 10 वैसे ही परसेंटेज का साइन ख़त्म करें तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू यानी इसकी मार्केट प्राइस जो कि है 1500। ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो से कट जाएंगे। अब 10 मल्टीप्लाई 15 वो आ जाएगा 150। ये मेरे पास डिस्काउंट आई है। मैंने क्या फाइंड करनी है, इसकी सेलिंग प्राइस वो इक्वल होती है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस किसकी है इतनी 1500 माइनस डिस्काउंट आई है मेरे पास 150। जब इनको नेगेटिव करूँगा ये आ जाएगा 1350, ये है इसका आंसर। अब इस जैसा ये देखें मार्केट प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट इतने परसेंट है, प्राइस फाइंड करनी है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। बेटा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए परसेंटेज का साइन मैं ख़त्म करूँगा, मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं इसमें से नेगेटिव कर दूंगा, मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगी। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब इसी तरह ये देखिए वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ जोन सा वो वेरीफाई करना है। ए बी सी दिया हुआ है, तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन है ना, ये सिंबल इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ये इक्वल हो ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले मैंने आखिरी दो का इंटरसेक्शन लिया बाद में पहले का, और यहाँ पर मैं पहले दो का पहले लूँगा तीसरे का बाद में, इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा जो कि है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है, ये है वैल्यू बी की 2 3, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 3 4। जब इनका मैं इंटरसेक्शन लूँगा दोनों सेट्स में क्या सेम है 3, ये मेरे पास आ गया है। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए क्या है ये है 1 2 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये आया है 3। जब इनका इंटरसेक्शन लूँगा कुछ भी सेम नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मैं फाइंड करूँगा इसकी राइट हैंड साइड, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा राइट हैंड साइड, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3। जब इनका इंटरसेक्शन लूँगा देखिए 2 दोनों में है तो ये आ जाएगा 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है मैंने सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है 2, इंटरसेक्शन सी क्या है मेरे पास ये 3 4। जब इंटरसेक्शन लूँगा तो ये देखिए कुछ भी सेम नहीं है, एम्प्टी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आई है, तो यहाँ पे लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यहाँ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई। अब इससे नेक्स्ट अगर आ जाए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की जगह वो लिख ले कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। फिर यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। यानी कि देखें सारा वही है, सिर्फ इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ गया क्योंकि यूनियन के लिहाज से वेरीफाई करना है। तो अब मैं ये करके आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं ले लूँगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट वो क्या है बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3, यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या हैं 3 4। यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है, या रहेगा 2 3 दोनों में है तो एक दफ़ा आएगा और ये 4। अब बी यूनियन सी ले लिया है, अब एक साथ यूनियन लेना है कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ए सेट के एलिमेंट ये हैं 1 2
यूनियन बी यूनियन सी ये आया है 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। जब इनका यूनियन लूँगा मैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा कि राइट हैंड साइड वो मेरे पास है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी देखें, ए क्या है, ये है ए के एलिमेंट्स 1 2, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं 2 3। जब इनका यूनियन लूँगा तो दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे एक सेट में 1 2 3, ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी है 1 2 3, यूनियन सी ये है 3 4। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3 4। अब इनका जब यूनियन लूँगा तो ये देखिए 1 2 3, इसके बाद 4 है, वो आ जाएगा 4। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम आई है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये भी वेरीफाई हुआ है। अब अगर स्टेटमेंट चेंज हो यानी कि एक्स वाई जी ये हो और वो कहे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स वाई जी है इसलिए मैंने ए बी सी नहीं लेना, ये आपने ध्यान रखना है। जो नेम लिखे उस लिहाज से करना है पहले, फिर इसके बाद एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये आपने खुद वेरीफाई करना है। अगर ये इक्वल आ जाए तो आंसर ठीक आया है, मतलब एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई कर रहा है। अगर वो यूनियन के लिहाज से लिख के है तो फिर इंटरसेक्शन की जगह पर सिंपल आपने यूनियन लिख के उसको वेरीफाई करना है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये देखें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। अब वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखिए रेडियस रदास दिया हुआ है यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है, तो v इक्वल 4/3। पाई की वैल्यू अगर डेसिमल में करनी है 3.14 वो भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में करके आपको सॉल्व करना मुश्किल होगी। तो 22/7 ये भी पाई की वैल्यू है, तो पाई की जगह मैं लिख लूँगा 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर की जगह पर ये 7 की पावर 3 वैसे ही। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाई ये 3 वैसे ही। अब 7 की पावर 1 है और 7 की पावर 3 है, ये एक कट जाएगी, बाकी रह जाएगी 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 होता है 49। अब 49 मल्टीप्लाई 88 वो आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 1437.33। अब सेंटीमीटर है तो इसकी पावर 3 थी तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया है। अब देखिए आर की वैल्यू जो मर्जी हो इस फार्मूले में पुट करता जाना है। मिसाल के तौर पर अब आर की वैल्यू है 3, तो v इक्वल 4/3, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे ये 3 की पावर 3, क्योंकि ये देखिए ये फार्मूला ना 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 और r की जगह अब 3 है तो मैंने 3 पुट कर दिया। अब 4 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 3 की पावर 1 इससे काट जाएगी, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगी, और 3 का स्केयर वो होता है 9। अब 88 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 792 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 113.14, और सेंटीमीटर की पावर 3 क्योंकि यहाँ पावर 3 थी। अब इससे नेक्स्ट अगर वो आर की वैल्यू ये दे दे तो ये देखें v इक्वल 4/3, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 10.5 का क्यूब। अब इसको कैसे करना है ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 22 88 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 21, 10.5 की पावर 3 लेंगे वो आ जाएगा 1157.62। अब ये देखिए इसके साथ सेंटीमीटर था, अगर वो भी लिख लूँ तो सेंटीमीटर की पावर 3 वो आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। अब 88 को जब 1157.62 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1,01,871 डिवाइडेड बाई 21। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,851। ये सेंटीमीटर का क्यूब वो 7 वैसे ही आ जाएगा, तो ये है इसका आंसर। अब इस तरह आर की कोई भी वैल्यू हो इसका इस फार्मूले से वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए 3 6 9 12 सो 1 इस तरह की एक सीक्वेंस दी हुई है। वो कह रहा है फाइंड जनरल टर्म एंड 10th टर्म, कि इसकी जनरल टर्म और 10वीं टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म होती है कि a की पावर n फाइंड करनी है, और 10वीं का मतलब है कि a की पावर 10 फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म फाइंड करता हूँ। ये देखिए जो फर्स्ट पे होता है, पहले जनरल टर्म का फार्मूला, तो ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? ये देखिए अगर सेकंड माइनस फर्स्ट किया जाए और थर्ड माइनस सेकंड किया जाए, आंसर सेम हो तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। 6-3 वो आएगा 3, और 9-6 वो भी आएगा 3। तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है 6-3 3। और A1 जो कि फर्स्ट वैल्यू होती है वो लिख दी है। सिंपल इस फार्मूले में पुट करूँगा, A1 की जगह पे 3 प्लस n-1 और डी की जगह पर 3। ये देखिए 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई n, 3n, 3 वन टाइम वो आ जाएगा 3, -3 प्लस 3 कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया है 3n। ये मैंने an इसकी जनरल टर्म फाइंड कर ली है। अब टेंथ टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करूँगा कि पुट कर दूंगा मैं n की जगह पे 10, तो मेरे पास इसकी 10वीं टर्म आ जाएगी कि A10 इक्वल है 3, n की जगह पे 10, 3 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 30। ये इसकी 10th वाली टर्म है। अब इससे नेक्स्ट मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, वो कह रहा है जनरल टर्म फाइंड करनी है और 10th टर्म। तो बेटा सेम इस तरह ही है, मैं आपको a और d की वैल्यू फाइंड करके बता देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू है A1 इक्वल 5, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब d होता है सेकंड माइनस फर्स्ट के 10-5, तो d मेरे पास आ गया 5। अब सिंपल इन वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, जो भी स्टेटमेंट हो इस पैटर्न से आपने सॉल्व कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है मिसाल के तौर पर जनरल टर्म यानी कि A n दी हुई है 4n-1, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म के पहले 3 टर्म्स फाइंड करें। बड़ा ही आसान है, क्या करना है, पहले पुट n इक्वल 1 पुट करूँगा तो मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी। ये देखें n की जगह पे 1 इक्वल 4, n की जगह पे 1-1, वैसे ही 4 वन टाइम 4-1, 4-1 वो आ जाएगा 3। ये मैंने पहली टर्म फाइंड कर ली है। अब दूसरी टर्म, उसके लिए पुट n इक्वल 2, तो ये आ जाएगा A2 इक्वल 4, n की जगह पे 2-1, 4 2 टाइम 8-1 वो आ जाएगा 7। ये सेकेंड टर्म। अब मैं थर्ड टर्म फाइंड करूँगा कि पुट n इक्वल 3, वो आ जाएगा A3 इक्वल 4, n की जगह पे 3-1, 4 3 टाइम 12-1 वो आ जाएगा 11। ये तीसरी टर्म फाइंड कर ली है। इसी तरह बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। मिसाल के तौर पर अब पेपर में अगर आ जाए कि A n इक्वल है 9n-3, तो फिर क्या करना है, कोई मसला नहीं है। n की जगह इस फार्मूले में जो दिया हुआ है इसमें पहले n की जगह 1 पुट कर लेना है, फिर 2 पुट कर लेना है, फिर 3। अगर उन्होंने 4 टर्म कहा होगा तो फिर n की जगह 4 भी पुट कर लेना है। अगर क्वेश्चन इसकी जगह पे हो A n इक्वल n² - 3, तो n की जगह पहले 1 पुट कर ले, फिर 2 पुट 3। इस तरह आपने कर लेना है। मुश्किल नहीं बनाना आपने और टेंशन नहीं लेनी, आप तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, और जो तैयारी करता है अल्लाह ताला उसको कामयाबी ज़रूर फरमाते हैं। पेपर देते जाते वक्त घर वालों से दुआ का कह के जाएं, क्योंकि पेरेंट्स की दुआ, घर वालों की दुआ बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये देखें। इफ़ x प्लस 1/x के x प्लस 1/x ये इक्वल है 3 के, मैंने क्या फाइंड करना है, x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो ये देखें 1 से पावर 3 पे गई है, इससे मुझे आइडिया हो गया है कि मैंने दोनों तरफ पावर 3 लेनी है। तो ये देखिए अगर मैं करूँ x प्लस 1/x, इसकी पावर भी 3 इक्वल 3 की पावर भी 3। मुझे कैसे पता चला कि पावर 3 ही लेनी है? ये जो मैंने प्रूफ करना उसमें पावर 3 है। तो यहाँ पे आप लिख ले चाहे टेकिंग क्यूब ऑन बाथ साइड, और उर्दू मीडियम वालों के लिए दोनों तरफ पावर 3 लेने से। तो फार्मूला a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला यहाँ मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला है A³ प्लस B³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो फर्स्ट वाली इसको मैं कह देता हूँ ये a है और इसको मैं कह देता हूँ ये b है मिसाल के तौर पर। तो A³ प्लस ये देखिए b का क्यूब है यानी कि 1/x³ प्लस 3ab वो आ जाएगा 3, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x। अब इसके बाद a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x इक्वल 3 की पावर 3 वो होती है 27। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3
ये x इससे कट जाएगा तो x प्लस 1/x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 3, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, इक्वल 27। अब इससे नेक्स्ट ये देखें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 3 × 3 9 इक्वल 27। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल 27 प्लस 9 इस तरफ जाएगा तो -9 इस तरफ, इसलिए मैं उस तरफ ले गया हूँ क्योंकि मैंने ये फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। तो ये वैल्यू इस तरफ रह जाएगी, 27 माइनस 9 वो आ जाएगी 18। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मिसाल के तौर पर ये वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x इक्वल 5 के, और x³ प्लस 1/x³ ये मैंने फाइंड करनी है। तो कोई इशू नहीं है बेटा, सारा मेथड यही है, सिर्फ इस 3 की जगह क्या आ गई है वैल्यू 5। तो 3 की जगह पे आपने लिखना है 5, फिर 5 का क्यूब आ जाएगा 125, उस लिहाज से आपने सॉल्व कर लेना है। तो अगर फार्मूला आता होगा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपने खुद करनी है इसकी प्रैक्टिस। अब देखें अगर प्लस की जगह पे माइनस आ जाए कि x माइनस 1/x इक्वल है 6 के, तो x³ माइनस 1/x³ इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो 1 से 3 पावर गई है, दोनों तरफ मैं पावर 3 लूँगा, x माइनस 1/x इसकी पावर 3, यहाँ पे पावर नहीं आएगी, होल में ही पावर आएगी, इक्वल 6 की पावर 3। ये देखिए जैसे प्लस वाला फार्मूला में लिखवाया था ना, उस लिहाज से a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये देखिए इसको ज्यूम कर ले, ये a है, इसको ज्यूम कर ले ये b है। तो ये आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab यानी कि x इंटू 1/x, और a माइनस बी ये a है x माइनस 1/x इक्वल 6 की पावर 3, वो आ जाएगा 216। अब x³ माइनस 1/x³, सॉरी प्लस मैंने लिख दिया है माइनस 3, ये x इससे कट जाएगा, x माइनस 1/x की जगह ये वैल्यू जो कि 6 के इक्वल है वो मैंने पुट कर दी है, इक्वल 216। अब इससे नेक्स्ट ये देखें x³ माइनस 1/x³ इक्वल 216, 6 × 3 वो आ जाएगा 18, माइनस 18 है, जब इस तरफ आएगी तो प्लस 18, तो ये मैंने लिख दी है प्लस 18। तो x³ माइनस 1/x³ 216 प्लस 18 वो आ जाएगी 234, ये है इसका आंसर। इस तरह कोई भी वैल्यू हो, ये आपको नेगेटिव का फार्मूला आना चाहिए और ये पॉजिटिव का, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो ये देखें इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है कि आपने ज्योमेट्री का काम करना है। ए पार्ट होगा कि ज्योमेट्री के ज़रिए या तो ट्राइंगल ड्रा करनी है, या रम्बस ड्रा करना है, या रेक्टेंगल ड्रा करनी है, या स्क्वायर ड्रा करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा। और बी पार्ट होता है या मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मॉड फाइंड करें। अभी देखिए मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्ट और रम्बस यूजिंग अ रूलर, कि स्केल की मदद से रम्बस ड्रा करें एंड कंपास, और कंपास की मदद से भी रम्बस ड्रा करें। अब ये देखें क्या है कि साइड दी हुई है, ज़िला दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने स्केल और पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है, ये आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब क्या है एंगल 45 डिग्री, मिसाल के तौर पर इसको मैं नाम देता हूँ ए का, इसको मैं नाम देता हूँ बी का। ए पर आपने कंपास के ज़रिए 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है, ये मैंने ड्रा कर लिया है 45 डिग्री, और इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब आपने अपनी पन कार्ड में पेंसिल को सेट करके स्केल की मदद से जितनी इसकी एक साइड है ना 5 सेंटीमीटर, इतनी वो ओपन कर लेनी है। जब आप अपन कार ओपन करेंगे इस पॉइंट ए पर रखकर आपने जब आर्क लगानी है ना, तो इस पॉइंट पर किसी ना किसी पर जगह पर वो टच करेगी। ये जो पॉइंट आया है, फिर इतनी ही पनकार को ऊपर रखते हुए आपने इस तरफ एक आर्क लगानी है, फिर बी पर आकर ऊपर की तरफ आपने एक आर्क लगानी है। ये दोनों पॉइंट किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, दोनों आर्क, तो इनको आपने मिला देना आपस में, इसको इस साइड से और इसको इस साइड पे। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह की शेप बनेगी ना, बस ए बी, इसको कह दे सी, इसको कह दे डी। अब ये एंगल 45 डिग्री है और साइड 5 सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पर एंगल चेंज है, एंगल उन्होंने 60 कह दिया तो आपने 60 एंगल ड्रा कर देना है। साइड 5 सेंटीमीटर अगर 6 हो तो आपने 6 ले लेनी है, यानी कि लेंथ और एंगल चेंज हो तो कॉन्सेप्ट यही होगा, आपने परेशान नहीं होना।
अब इसी तरह का अगर क्वेश्चन है पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज शो इन द टेबल कि 50 तालब इल्मों की पॉकेट मनी ये टेबल दिया हुआ है, कैलकुलेट मीडियन फाइंड करें। जब फ्रीक्वेंसी दी हो ना फिर मीडियन का फार्मूला चेंज होता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि मीडियन का फिर फार्मूला होता है मीडियन इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी एफ। मैं आपको सारा समझाता हूँ ये है क्या। पहले बेटा ये देखें जो डाटा दिया हुआ है ना, पहले इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि ये डाटा है मेरे पास रुपीज़ और दूसरा है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। इनको अगर मैं लिखूँ तो रुपीज़ क्या है 5 से लेकर 10 तक, 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25 और 25 से 30। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 17, 11, 6, 9 और 7। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी वैसे ही फिर इस फ्रीक्वेंसी को और अगली फ्रीक्वेंसी को जमा करके यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 17 प्लस 11 तो वो मेरे पास आ जाएगी 28। फिर इसको और अगली को 28 प्लस 6 वो मेरे पास आ जाएगी 34। फिर इसको और अगली को 34 प्लस 9 वो आ जाएगी 43 और 43 प्लस 7 ये आ जाएगी 50। अब 50 जो लास्ट पे है ना ये इनकी तादाद होती है n। अब n ओवर 2 यानी कि ये देखें 50 डिवाइडेड बाई 2 वो क्या आई है 25। तो n ओवर 2 की जगह मैंने लिख दिया है 25 माइनस। अब ये देखें 25 इनमें कहाँ पे आ रहा है, ये है 28। तो 28 और 17 के दरमियान पे कहीं होगा 25, यानी कि इस लाइन में आ रहा है 25। तो इससे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ जो मैंने डाटा लेना है वो मैंने इस लाइन से लेना है। तो ये बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये फ़ायदा होता है कि n/2 करके जो मेरे पास आंसर आते हैं उससे मुझे आइडिया होता है कि मैं डाटा कहाँ से लेना है। अब l होती है ये जो लाइन आई है ना इसकी पहली वैल्यू तो वो है 10। तो l की जगह पे आ जाएगा 10 प्लस h मतलब इनकी हाइट, इनका डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 यानी कि 5 का। तो एच की जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इस लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, वो आ जाएगी 11 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि इस लिहाज से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 ये नहीं आएगी, ये तो इन दोनों को ऐड करके आई है। ये जो डाटा दिया हुआ है इससे पीछे वाली 11 ये तो यूज़ कर ली हुई है, इससे पीछे वाली है 17। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह पे आ जाएगी ये 17। 10 प्लस 5 ओवर 11, 25 माइनस 17 वो आ जाएगा 8। अब 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 11 वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 11। अब ये देखें 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 11 वो आ जाएगी 3.6। जब इनको ऐड करेंगे तो 13.6। इस तरह बेटा आपने फाइंड कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो आप कर सकते हैं। ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।